हेलो स्टूडेंट्स। बीए पार्ट फर्स्ट के अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक है पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत जो बाकी स्रोत रह गए थे उनमें हम आज मुद्राओं के बारे में अध्ययन करेंगे कि मुद्राएं किस तरह पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत प्राचीन भारतीय इतिहास के निर्माण में मदद करती हैं और किस तरह इनकी सहायता से हम प्राचीन भारत के इतिहास का निर्माण कर सकते हैं। जो पिछले वीडियो में हमने पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत हमने अभिलेखों का अध्ययन किया था और इसके साथ स्मारकों का हमने अध्ययन किया था। इस वीडियो में हम मुद्राओं का महत्व और इनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले मुद्राओं का जो अध्ययन किया जाता है, जिस शास्त्र के अंतर्गत मुद्राओं का अध्ययन किया जाता है उस शास्त्र को न्यूमिस्टिक कहा जाता है और यानी मुद्रा शास्त्र कहा जाता है उसको। अब सबसे पहले जो मुद्राएं हैं ये प्राचीन भारत के इतिहास के निर्माण में किस तरह मदद करती हैं। तो अगर हम वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम नज़र डालें तो आज हमारे भारत की जो करेंसी है उसके अंतर्गत हम देखते हैं कि जो 1 रुपए का, 5 रुपए का ये सिक्के जो प्रचलित है, 10 रुपए का, उन सिक्कों पर हम क्या देखते हैं कि एक तरफ तो लिखा होता है सत्यमेव जयते नीचे नीचे, और उसके बाद में 1 रुपए का या फिर 5 रुपए का या 10 रुपए के वो अंक उसमें बना हुआ आता है, ऊपर लिखा होता है सत्यम है भारत सरकार। तो ये क्या है, ये भी एक तरह से अभिलेख ही है जो हमें मिलता है। जैसे सत्यमेव जयते, ये क्या एक लेख लिखा हुआ है सिक्के पे। तो एक तो हमें आज के समय ये लेख किस भाषा का लिखा है, किस लिपि का है। तो ये लेख जैसे कि हिंदी भाषा का है और हिंदी भाषा में देवनागरी लिपि का है। ठीक है, तो एक तो हमें इससे इसकी भाषा का परिचय प्राप्त हुआ। दूसरा हमें इसमें ये हमें पता चला कि ये सिक्का किस धातु का बना हुआ है। जैसे हमारे जो कॉइन्स हैं वो किस किन धातु के बने होते हैं, तो इनसे हमारी आर्थिक स्थिति का पता चलता है। इसके अलावा ये मान लीजिए ये सिक्के हमें कहाँ कहाँ प्राप्त होते हैं। जैसे कि हमारी जो करेंसी है पूरे ऑल इंडिया में चलती है, वैलिड है। तो इससे का मतलब है कि इसका जो करेंसी का जो विस्तार है वो पूरा भारत में है। तो इससे हमें भारत में उसकी सीमाओं का पता चलता है। इसके इसके अलावा हम देखते हैं कि इस करेंसी से हमें इसमें जैसे सन लिखी होती है कि करेंसी कब की बनी, कॉइन कब का है। विभिन्न हमें तिथियों के कालक्रम का हमें जानकारी प्राप्त होती है कि इस समय विशेष में इस करेंसी को बनाया गया। तो हमें इन सिक्कों से जो जानकारी हमारी अधूरी रह गई थी, यानी चाहे वो साहित्यिक सामग्री हो चाहे पुरातात्विक सामग्री हो, वो जानकारी जो हमारी अपूर्ण थी उसको पूर्ण बनाने में सिक्के मदद करते हैं। तो ये तो रही हमारी एट प्रेजेंट टाइम की बात। अब हम बात करते हैं कि इन सिक्कों का या इन मुद्राओं का प्राचीन भारत के इतिहास में किस तरह महत्व है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि अगर हम जैसे कि सबसे पहला जो प्राचीन सिक्का हम मानते हैं तो वो सबसे प्राचीन सिक्का है आहत सिक्का। ये आहत सिक्का जो मौर्यकालीन सिक्का है, इससे पहले भारत में हमें सिक्कों की जानकारी प्राप्त नहीं होती है। केवल वैदिक कालीन जो साहित्य है उसमें हमें निक्स नाम से सत्यमान नाम से हमें कुछ जानकारी प्राप्त होती है धातुओं की, जिन्हें कुछ विद्वान सिक्कों के रूप में भी मानते हैं कि ये सिक्कों के रूप में प्रचलित थे। लेकिन एक स्वीकृत या मान्य जो सिक्का प्रचलित था वो आहत सिक्का था, जिसे पंचमारक सिक्का भी कहते थे। यह सिक्का मौर्य काल में प्रचलित था और इसको आहत या पंचमारक सिक्का इसलिए कहा जाता था क्योंकि ये सिक्का ठप्पा मार कर बनाया जाता था। इस वजह से इसको पंचमार्क सिक्का कहते थे। और इस सिक्के पे किसी तरह का हमें कोई लेख प्राप्त नहीं होता है। इस पे केवल कुछ आकृतियां खुदी हुई हमें मिली है, जैसे मछली की, पीपल की पत्तियों की, अम, तो इन्हें जो कमल की, तो इन्हें जो आकृतियां हैं ये आकृतियां ठप्पा मार कर बनाए जाते थे, इस कारण इन्हें आहत सिक्के कहते थे। ये सिक्के हमें चांदी और तांबे के रूप में हमें प्राप्त होते हैं। तो सबसे प्राचीन जो सिक्के हैं वो हमें आहत के रूप में प्राप्त हैं। उसके बाद में अगर हम बात करें कि तृतीय युग सिक्के हमारे यहाँ प्रचलित हुए, तो वो सिक्के सबसे पहले इंडो ग्रीक शासकों ने प्रचलित किए थे। तो इन इसके बाद ही भारत में द्वितीय सिक्के प्रचलित हुए थे। सबसे पहले सोने के सिक्के
कुषाण शासकों ने अपने यहाँ प्रचलित करवाए। इसे इंडो ग्रीक शासकों से पहले हमें लेख युग सिक्के प्राप्त नहीं होते हैं, यानी कि इंडो ग्रीक शासकों ने सबसे पहले लेख युग सिक्के प्रचलित करवाए थे। तो इस प्रकार ये तो है सामान्य जानकारी सिक्कों के बारे में। इसके बाद है ये सिक्के किस तरह हमारे प्राचीन भारत के इतिहास के निर्माण में मदद कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो मान लीजिए कहीं हमें बहुत सारे आज भी हम कहीं किसी मकान की नींव डलवाते हैं तो खुदाई में हमें किसी मृत भांड में बहुत सारे सिक्के प्राप्त होते हैं। तो एक तो हमें जो सिक्के हमें कहाँ कहाँ प्राप्त हैं, एक जैसे सिक्के हमें कहाँ कहाँ प्राप्त हुए, जैसे मान लीजिए कि हमें जो जहाँ बामनवास का कोई राजा है और उसको उसके सिक्के हमें बोली में भी प्राप्त हुए हैं, खंडार में प्राप्त हुए हैं, गंगापुर सिटी में प्राप्त हुए हैं, नादौती में प्राप्त हुए हैं। तो ये हम क्या अनुमान लगाएंगे कि जो सिक्के हमें बामनवास में प्राप्त हुए हैं उसी टाइप के सिक्के हमें इन विभिन्न स्थानों से प्राप्त हुए। तो इसका मतलब है कि यहाँ का जो सामंत था या यहाँ का जो राजा था उसका इन इन क्षेत्रों पर भी अधिकार था, तभी तो उसकी सीमा के अंतर्गत ये सिक्के प्रचलित रहे हैं। दूसरा, ये सिक्के हमें किस धातु के प्राप्त हुए, मान लीजिए सिक्के हमें सोने के प्राप्त होते हैं, सोने की धातु के, स्वर्ण धातु के प्राप्त होते हैं। तो स्वर्ण धातु बाकी सभी धातुओं में सबसे बहुमूल्य धातु है, तो इसका मतलब उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी थी। और अधिक मात्रा में हमें ये सिक्के अगर चांदी के प्राप्त होते हैं तो थोड़ी ठीक ठाक स्थिति, लेकिन अगर तांबे के में सिक्के प्राप्त होते हैं तो इसका मतलब उसकी आर्थिक स्थिति थी संपन्न नहीं थी। तो से हमें साम्राज्य की आर्थिक स्थिति बारे में पता चलता है। इसके अलावा हमें उन सिक्कों पे क्या प्रतीक चिन्ह के रूप में हमें क्या मिलता है, हमें कौन सी आकृति हमें मिलती है, क्या वो आकृति किसी धर्म विशेष से संबंधित है, किस विषय से वो आकृति संबंधित है, तो उससे हमें उनकी संस्कृति सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। जैसे कि जो गुप्तकालीन सिक्के हैं उन पर सूर्य का चिन्ह प्राप्त होता है, और या फिर जो कुषाण कालीन सिक्के हैं उनमें नंदी, शिवलिंग वगैरह की इनकी आकृतियां प्राप्त होती हैं। तो इनसे हमें उस समय की ये पता चलता है। जैसे गुप्तों के सिक्के उन पर गरुड़ का चिन्ह दिखाई देता है, तो हमें इनसे पता चलता है। जैसे गुप्त शासक वैष्णव धर्म के अनुयायी थे, तो कुषाण शासक मेमकेडपिस के सिक्कों से हमें बौद्ध शैव संप्रदाय के इनके से हमें चिन्ह प्राप्त हुए, जैसे शैव अनुयायी हम मान सकते हैं, का अनुमान लगाते हैं। तो इस प्रकार इन जो सिक्कों पे हमें प्रतीक चिन्ह प्राप्त होते हैं उससे हमें राजा की धार्मिक स्थिति का पता लगाते हैं। इसके अलावा इन सिक्कों से हमें जैसे कोई भी किसी तरह का हमें प्रतीक चिन्ह प्राप्त होता है, जैसे कि समुद्रगुप्त है, समुद्रगुप्त के एक सिक्के पे उसके वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। तो इसका तात्पर्य है कि समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी था, संगीत का जानकार था, तो उससे इसकी अभिरुचि का पता चला। इसके अलावा उसके अश्वमेघी वाले सिक्के प्राप्त हुए हैं, जिससे ये पता चलता है कि उसने अश्वमेघ यज्ञ करवाया था। बाकी और किसी स्रोत में जानकारी नहीं मिलती, लेकिन उसके सिक्कों से हमें जानकारी प्राप्त होती है कि समुद्रगुप्त ने अश्वमेघ यज्ञ करवाया था। और सिक्कों पे जो हमें लेख प्राप्त होते हैं वो लेख भी हमें उस समय की भाषा शैली का ज्ञान देते हैं। इसके अलावा सिक्कों पे हमें जो डेट प्राप्त होती है सबसे इम्पोर्टेंट है तिथि। तो वो सिक्के हमें किसी राजा की जो तिथि का निर्धारण करने में बहुत मदद करता है। तो इस प्रकार ऐसे कई बिंदु हैं जिनसे हमें किसी राजा और उसके राजवंश, उसके साम्राज्य विस्तार के बारे में, उसके आर्थिक स्थिति के बारे में, उसकी सामाजिक स्थिति के बारे में, उसकी राजनीतिक स्थिति के बारे में जानकारी जानकारी प्राप्त करने में मदद करते हैं। तो इस प्रकार अगर हम इसमें देखें तो जो पुरातात्विक सामग्रियां थी जिनसे हमें ऐतिहासिक सूचना प्राप्त करने के साधनों में विशेष स्थान महत्व रखती थी, उनमें सबसे अधिक जो प्रमाणित साधन हम मान सकते हैं तो वो मुद्राएं थी। इस क्षेत्र में मुद्राओं की महानता के प्रमुख कारण ये थी कि ये निष्पक्ष है, अर्थात इसमें किसी संप्रदाय विशेष या किसी मत विशेष का पक्ष लेकर पक्षपातपूर्ण तथ्य का संपादन नहीं होता है। ये पूर्णतः राजकीय होती थी, क्योंकि सिक्के जारी करने का अधिकार भी केवल राज्य का ही होता था, इसलिए ये जाली या नकली सिक्के नहीं चल सकते थे। इससे जो भी सूचना प्रतिपादित होती थी उस पर काफी विश्वास भी किया जा सकता। दूसरी विशेषता ये थी कि ये सिक्के राजाओं की वंश परंपरा का बोध कराते हैं। तिथि और नाम युक्त मुद्राओं का तो इस क्षेत्र में अत्यधिक महत्व है। इनसे हमें इतिहास की उलझी हुई तिथियों का बोध होता है। जिन मुद्राओं में
तिथियां नहीं भी दी गई थी वे भी कम महत्व की नहीं है, क्योंकि उनकी तकनीक के आधार पर उनके समय का निर्धारण कुछ अन्वेषण के पश्चात किया जाता है। मुद्राओं की अन्य विशेषता यह है कि इनमें राजाओं के साम्राज्य विस्तार का भी ज्ञान प्राप्त होता है, पर मुद्राओं के प्राप्ति स्थान के आधार पर साम्राज्य विस्तार के निर्धारण में थोड़ी बहुत सावधानी भी जरूरी हो जाती है, क्योंकि केवल मुद्राओं के प्राप्त होने से ये निश्चयपूर्वक हम नहीं कह सकते कि उस स्थान पर अमुक सम्राट का आधिपत्य था। इसके कुछ अन्य आर्थिक कारण भी हो सकते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं मुद्दाओं से देश की राजनीतिक परिस्थितियों पर भी प्रकाश पड़ता है। मुद्दे राजनीतिक परिस्थिति कहते हैं आर्थिक परिस्थितियों को भी प्रकाश में लाती है। उनकी धातु के आधार पर हम तत्कालीन आर्थिक स्थिति का ज्ञान प्राप्त करते हैं, लेकिन ये हम निश्चयपूर्वक ये भी नहीं कहा जा सकता है कि उत्तम कोटि की धातु की निर्मित मुद्राओं के बाहुल्य अर्थ है कि समाज धन धान्य पूर्णतः निम्न कोटि की धातु मुद्राओं से तत्कालीन आर्थिक हीनता का बोध होता है। वास्तव में मुद्राओं में धातु की उत्तमता कुछ तो राजकोष की समृद्धि पर आधारित है और कुछ से चलाने वाले सम्राट की रुचि और परिपाटी पर निर्भर है। मुद्राओं का एक और महत्व यह भी है कि सम्राट विशेष के धर्म उसकी रुचि की ओर ध्यान आकृष्ट करती है। मुद्राओं पर उत्कीर्ण चिन्हों से हमें ये ज्ञात होता है कि अमुक राजा अमुक धर्म का अनुयायी था, और पर कुछ ऐसे उदाहरण भी मिलते हैं कि मुद्रा विभिन्न धर्म संप्रदाय के चिन्ह उत्कीर्ण है। जैसे कनिष्क की मुद्राओं को हम इस कोटि में रख सकते हैं। फिर भी अधिकांश मुद्राएं जिन कोई विशेष धार्मिक चिन्ह उत्कीर्ण है उससे राजा के धर्म का ठीक ठीक बयान होता है। राजाओं की रुचि का तो बिल्कुल ही ठीक ठीक बोध इन मुद्राओं से होता है। यदि मनोवैज्ञानिक आधार पर मुद्राओं के आकार प्रकार उन पर उत्कीर्ण पशु पक्षी या शस्त्र का अध्ययन किया जाए तो उस राजा के व्यक्तिगत जीवन का पर्याप्त ज्ञान प्राप्त होता है। गुप्त सम्राटों के इतिहास के विभिन्न साधनों में मुद्राओं भी अधिक महत्वपूर्ण है। समुद्रगुप्त की मुद्रा के आधार पर हम उससे हम यह निश्चयपूर्वक कह सकते हैं कि वह ब्राह्मण या वैष्णव धर्म का अनुयायी था। और जैसा कि मैंने आपको बताया, इसमें वीणा बजाते हुए एक सिक्का हमें प्राप्त हुआ है समुद्रगुप्त से, जिसके हमें उसके भी संगीत प्रेमी भी वो सिक्का हमें दर्शाता है। तो इस प्रकार ये थी पुरातात्विक सामग्री के अंतर्गत सिक्कों का महत्व। इस प्रकार हम इन्हें सभी पिछले सभी वीडियो और आज के वीडियो में हमने जो बीए पार्ट फर्स्ट के अंतर्गत प्राचीन भारतीय इतिहास की जानने के जो स्रोत थे उनका हमने अध्ययन कर लिया, उन पर हमने चर्चा कर ली, और ये टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है स्रोतों को, जिसमें हमने पुरातात्विक स्रोतों के बारे में भी अध्ययन किया और साहित्यिक स्रोतों के बारे में भी हमने इसमें अध्ययन किया। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।